जी जी, तो आज यस का जो मैम। सेशन है वो हमारा ऋतु चक्र और आर्तव चक्र पर है। तो मैम चलिए धन्वंतरी वंदना से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है मैम। जी जी, ओके मैम। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशं धातारविषं विविधौषधीनां चव्यो नवातावनिवारिवन्यं पञ्चः प्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसम्पातज्वराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदिकान्तिकान्तम् अशान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूतिशतानां सुमिरौ रथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय धन्वंतरी। जी जय धन्वंतरी जी। तो मैम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक का ही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि ऋतु चक्र और आर्तव चक्र के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए। ठीक है मैम। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतु चक्र। इसे आर्तव जी चक्र भी कहते हैं। तो आर्तव होता क्या है और चक्र क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि आर्तव जो होता है वो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है। और जो चक्र है वो हमारी एक साइकिल है। तो जब मेंसेस आते हैं प्रत्येक मास में, मासी मासी, तो हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र या फिर ऋतु चक्र कहते हैं। तो अब इसकी स्टेजेस बता देती हूँ मैं कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ज्यादा आयुर्वेद पे कंसंट्रेट करेंगे फिलहाल अभी इस टॉपिक पे। तो इसकी जो 3 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है कि रजः स्त्राव स्टेज, जो हमारी प्रथम स्टेज होती है जिसमें हमारा मेंसेस ब्लड आता है। वो स्टेज हमारी होती है 3 से 5 दिन की, ठीक है। अब जी हाँ, जी। हमारी सेकंड स्टेज आती है ऋतुकाल स्टेज। ऋतुकाल मतलब कि हमारी जो 5 से 12 दिन तक का जो पीरियड होता है, ठीक जी है, जब हमारा मेंस्ट्रुअल वगैरह हो गया। अब हम कंसीडर करते हैं कि जिसको मेंस्ट्रुअल हो गए, अब वो ऋतुमती स्त्री कहला गई है। तो हमें यहाँ से 2 चीजें पता चल गई, एक तो ऋतुमती की डेफिनेशन पता चल गई है, ठीक है, और एक ऋतु काल पता चल गया है कि जी यानी कि मेंस्ट्रुअल के बाद हमारा जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, अगर आधुनिक तौर पर भी हम उसको थोड़ा लें कि ओव्यूलेशन के पहले तक का, तो जी वो हमारा ऋतु काल हो गया। अब ओव्यूलेशन जैसे ही हमारा हो गया तो वो हो गया हमारा ऋतु व्यतीत काल। तो इसकी 3 स्टेजेस मुख्य तौर पर हो गई, एक तो रजस्त्राव काल, ऋतु काल, और हमारा तीसरा है ऋतु व्यतीत काल। तो जी पहला मैंने बताया कि ये 3 से 5 दिन, बीच वाला यानी कि ऋतु काल वो हो गया हमारा 12 दिन का, 5 से 12 दिन का। और जो हमारा नेक्स्ट है वो हम मॉडर्न से अगर देखा जाए तो वो हमारा 14 डेज का ही होता है। ऐसा भी देखते हैं कि किसी की साइकिल हमारी 32 डेज की होती है, 35 डेज की होती है, और जो नॉर्मली हमारी रहती है वो 28 डेज की रहती है। अगर हमारी मान लीजिए 35 डेज की साइकिल है, तो हमारा जो ऋतु व्यतीत काल है, मतलब कि जो हमारी, मैं इसे बताती हूँ, जैसे ये हमारा एक पेन है तो ये हमारा ऋतु काल हो गया, और सॉरी रजह काल हो गया जहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। यहाँ तक हमारा जो बीच का हो गया वो ऋतु काल हो गया। जी इसमें हमारा जो जो कॉइटस बोलते हैं, जैसे इंटरकोर्स के लिए बेस्ट पीरियड होता है हमारे ऋतुकाल 12 दिन से पहले और 5 दिन के बाद, ठीक है। और जो हमारा ऋतु व्यतीत काल है जो लास्ट का है, इसमें ये इंटरकोर्स के लिए इतना सही नहीं रहता है, क्योंकि इसके बारे में आगे बात करेंगे विस्तार में। तो ये हमारे 3 काल हो गए हैं, इससे हम ऐसे पता कर सकते हैं। और अलग अलग आचार्यों के हिसाब से देखें तो चरक ने जो हमारा
रजह काल बताया, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारा 5 दिन का बताया है, और जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने 3 दिन का बताया है, और जो जी इसमें विशेष है हारीत और भेल हैं उन्होंने 7 दिन का बताया है। तो कुल मिला के हम 3 से 5 दिन का एक एवरेज लेते हैं। और इसमें हम अगर दोषों की बात करें तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज है, फिर हमारा लूटियल फेज है, ये हमारे फेजेस होते हैं। तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज है मतलब रजस्राव काल, उसमें वात की प्रधानता होती है। और जो हमारा फॉलिकुलर फेज है यानी कि जो ऋतु काल है, उसमें हमारे कफ की प्रधानता होती है। और जो ऋतु व्यतीत काल है यानी कि ओव्यूलेशन के बाद का काल है, उसमें हमारे पित्त की प्रधानता रहती है। हमें उष्णता फील होगी, हमें गर्म चीजें खाने मतलब ठंडी चीजें खाने का मन होगा, जी और जी एक उष्णता रहती है। और और हम बात करें कि अगर हम मैंने इंटर कोर्स का बताया था, तो ये हमारे लिए बेस्ट पीरियड होता है जो ऋतु काल होता है, 5 to जी मैम। 12 डेज का होता है वो। और अगर ऐसे भी कोई पूछ सकते हैं कि ये यही पीरियड क्यों, ऋतु व्यतीत काल क्यों नहीं, क्योंकि उसमें योनि का मुख बंद हो जाता है। जैसे जी कि आचार्य ने एक उपमा भी दे रखी है कि जैसे कि सुबह होती है, एक मान लीजिए कमल का पुष्प है, वो खिलता है सुबह और शाम को वो बंद हो जाता है, वैसे ही योनि मुख खुला रहता है जब तक हमारा ऋतुकाल होता है। तो तभी वहां पे शुक्र यानी कि स्पर्म्स आते हैं, और उसके बाद जैसे ही ऋतुकाल मतलब समाप्त होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद योनिमुख बंद हो जाता है। योनिमुख से क्या लेंगे हम यहाँ पे, सर्विक्स लेंगे, कि योनिमुख हमारी एक सर्विक्स है, सर्विक्स बंद हो जाती है, उसमें प्लग डिपॉजिट हो जाता है सर्विक्स में, थिक जी जी म्यूकस जी म्यूको प्लग होता है। तो इस वजह से शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते हैं, इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, मतलब कि वो गर्भिणी नहीं हो पाती है। तो जी यही जी सब जी जी आचार्य ने बता रखा है। जी जी जी। तो ऋतुकाल के फिर मैम अवस्थाओं के अनुसार क्या इम्पोर्टेंस होगी, जैसे गर्भ अवस्था आती है या जो एक स्त्री है उसकी अवस्थाएं चेंज होती हैं, जैसे पहले बाल्य अवस्था है, यौवन अवस्था है, हाँ जी, वृद्धा अवस्था हाँ है, तो जी, हाँ फिर जी, ऋतुकाल को उसके अकॉर्डिंग कैसे करें, उसके अकॉर्डिंग जी। थोड़ा सा तो एक्सप्लेन सबसे करें। पहले तो, हाँ जी, तो पहले तो हमने पढ़ा है कि वय विभाजन किया गया है, सभी लगभग सभी आचार्यों ने वय विभाजन किया है, हारीत, काश्यप, सुश्रुत, चरक, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, योग रत्नाकर, सभी के अनुसार है। पर अगर हम मोटा मोटा तौर पे देखें कि और अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखें, तो हमारा 1 से 16 वर्ष तक हमारी जो बाल्यावस्था रहती है, जी और 16 से हमारी लगभग 60 वर्ष तक हमारी मध्यावस्था रहती है, जिसे हम यौवन भी कह सकते हैं। इसके अलग अलग डिवाइडेशन किए गए हैं आचार्य ने। और फिर हमारा जो वृद्धावस्था रहती है वो 60 के आफ्टर जितना भी, ठीक है। तो जो यहाँ पे मध्यावस्था है वहां पे 10 और लिए हैं, किसने, आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। जी तो आचार्य जो वाग्भट हैं और चरक हैं उन्होंने 60 लिया है, और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 70 लिया है। तो हम पहले देख लेते हैं कि जैसे कि हमें बाल्यावस्था में क्यों नहीं होता है, ऋतु चक्र क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो ये है कि उसमें बल की पुष्टि, मतलब बल इतना नहीं रहता है उसमें, जैसे हार्मोन्स वगैरह इतने डेवलप नहीं रहते हैं। और जैसे पिट्यूटरी जो हमारी HPO एक्सिस होती है, शायद आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में, कि मैं देख पा रही हूँ थोड़ा बहुत कि HPO एक्सिस जो रहती है यानी कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ये जो HPO एक्सिस रहती है ये अच्छे से डेवलप नहीं होती है, मतलब मेच्योर नहीं होती है अच्छे से। तो ये भी एक कारण है कि हमें बाल्यावस्था में मेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो बाल्यावस्था है वो एक्चुअली कफ का, उसमें ऐसे बोलते हैं कि कफ का प्राधान्य है, मध्यावस्था में पित्त का जी 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 प्राधान्य है, वृद्धि में वात का, ये हमें पता ही है। तो उसमें क्या होता है कि सुकुमारता, कोमलता, और जी 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 जैसे कफ की प्रधानता है तो हमें क्रोध भी कम आता है, ऐसे देखते हैं कि बच्चों में क्रोध नहीं आता है। तो जी ये भी एक रीजन है। जी तो ये हमारे वय का विभाजन हो गया। और फिर जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल लेते हैं तो उसमें हम अलग अलग आचार्यों के हिसाब से काफी डिनोट किया गया है। जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड को लोहित, रज, रुधिर, पुष्प, ये सारी चीजें भी बोली गई हैं। और जो हमारा ओवम है
उसे भी पुष्प के नाम से डिनोट किया गया है। अष्टांग हृदय ने उसे भी, जो हमारा ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, उसे भी हमें डिनोट किया गया है। तो हमें अलग अलग आचार्यों के हिसाब से ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड एक ही है और उसके मीनिंग कई सारे हैं। तो जी 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 वही, तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे आचार्य, जैसे 7 धातुएं होती हैं, तो हमारे जो भाव प्रकाश हैं उन्होंने 8 धातुएं मानी है। तो आठ 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 कौन सी, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हो गई। तो उन्होंने कौन सी मानी है, उन्होंने स्त्रियों में एक आर्तव धातु एक्स्ट्रा मानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे यहाँ पे पीजी के बच्चे भी हैं काफी, तो उनके लिए भी है कि जो भाव मिश्र हैं, उन्होंने 8 धातुएं मानी है, एक एक्स्ट्रा मानी है स्त्रियों में, वो है हमारी आर्तव धातु। जी 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 जी। सॉरी। ओके और ओके। और जैसे बात करें कि जो बल और जो वर्ण होता है, वो जब तक वो यंग रहती है तब तक ही, जैसे मध्यावस्था में, ये हमने देखा है कि मध्यावस्था में मेंसेस आते हैं। कुछ लोग ऐसे लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जब तक पीरियड्स आते हैं तब तक हम यंग हैं, उसके बाद सारी डिसीजेस होने लगती हैं। तो वही है कि जो हमारा बल और वर्ण है वो भी इस पर ही निर्भर करता है, बट वो उचित अनुसार, यानी कि उचित काल तक होना चाहिए, यानी कि 3 दिन तक होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। ज्यादा या कम दोनों ही हानिकारक हैं उसके लिए। तो उसके दोनों चीजों का हमें बैलेंस करना चाहिए। यही जी सब है मैम। जी जी जी। और जैसा बोला जाता है ना कि प्रभा जो होती है पित्त की वजह से होती है, और आपने जैसा कि बताया कि कफ के बाद वहां पर पित्त आ रहा है, तो हम देखते हैं कि जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसी भी फीमेल में आने हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात है वैसे, पर यहाँ पर थोड़ा फीमेल डोमिनेंसी चल रही है आज, तो फीमेल में जो भी कैरेक्टर्स वहां पर डेवलप होने हैं वो भी पित्त के कारण ही होते हैं। और जो वर्ण और प्रभा का यहाँ पर आएगा वो भी पित्त की वजह से ही आएगा। और तो मैम यहाँ पर हमने गर्भ अवस्था की बात भी करनी थी कि गर्भ अवस्था में कैसे रोल होगा आर्तव का। ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्भ अवस्था, यानी कि जब स्त्री गर्भिणी हो जाती है तब उसको मेंसेस क्यों नहीं आते। ये हमें सबको पता ही रहता है, बट ये हम एक आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसका थोड़ा अलग कोरिलेशन हो जाता है। जैसे कि स्त्री गर्भिणी हो गई तो जब उसका जो शिशु है, वो जो आर्तव, वह रक्त वाहिनियां हैं, वो हमारी अवरोध हो जाती हैं शिशु के द्वारा। ठीक है, जी हमारे सर्विक्स पे जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं वो अवरोध हो जाती हैं हमारे शिशु के द्वारा, नीचे ब्लड नहीं आ रहा है। तो जो आचार्य सुश्रुत ने शारीर 1 में बोला है कि जो अपरा निर्माण के लिए उपयोगी होती है, जो भी हमारा रक्त अवरोध हुआ उससे क्या होगा, अपरा निर्माण होगा। और अपरा निर्माण हो गया है, उसके बाद जी हमारा और ऊपर जाएगा, जो आर्तव है और ऊपर जाएगा, और जी वो जी स्तन्य का निर्माण करेगा। स्तन्य का जी निर्माण, जैसे कि प्रसूता में स्तन्य की आवश्यकता होती है, तो जी जी वो जी शिशु स्तन्य पान करेगा जी जी उससे। जी तो ये जो हमारी परप्यूरियल स्टेज होती है, आफ्टर डिलीवरी जो स्टेज होती है, जी 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 उससे वो स्तन्य का निर्माण करेगा। तो ये एक, ऐसा भी बोलते हैं कि जब तक लैक्टेशन होता है तब तक प्रेगनेंसी, तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ऐसा जी भी जी हमने देखा है। तो यही एक रीजन है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी अगर जानना चाहेंगे मॉडर्न कोरिलेशन भी ऐसा क्यों होता है, पर फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे जो प्रोलैक्टिन है जी वो इंक्रीज हो जाता है तो हमारा एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, और फिर वो पिट्यूटरी में जाकर भी हमारी एफएसएच को इनहिबिट कर देता है। तो हमारी एफएसएच ही नहीं रिलीज होगी तो क्या नहीं होगा, मतलब कि हमारा फॉलिक्यूल ही डेवलप नहीं होगा, फॉलिक्यूल ही हमारा मेच्योर नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो हम कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब उस टाइम में आचार्य ने ये बता दिया था कि ये भी जी जी एक जी चीज है कि जब तक लैक्टेशन होगा तब तक मेंसेस नहीं होगा। और उसी को उन्होंने क्या दिया है, आर्तव ही बोला है कि आर्तव बोला। आर्तव के कारण ही वो है, पहले अपरा
फिर स्तन्य, दोनों जी चीजों जी का जी वर्णन किया गया जी है। जी 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 आयुर्वेद तभी और इतना हाँ, महान है कि 4 से 5 हजार साल पहले भी उन्हें सब स्टेजेस का सब पूरा कोरिलेशन पता था कि कैसे क्या चीज होनी है। और आप जी जैसे अभी आर्तव के लिए बता रहे हो, तो जैसे देखा जाता है कि 7 धातु हैं, अब शायद ये चीज भी हो सकती है कि शुक्र को हम स्त्रियों में कैसे माने। तो जो शुक्र होता है वो स्त्रियों में भी होता है, वरना अगर हम स्त्रियों में शुक्र को नहीं मानेंगे तो वहां पर वो 6 धातु ही आ जाएंगी। तो सप्त धातु का इंपॉर्टेंस भी आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसका कॉन्सेप्ट बताया है कि जैसे कि एक घी अग्नि के द्वारा पिघलता है, ऐसे ही जब क्वेटस टाइम होता है तो वहां पर जो स्त्रियों में शुक्र होता है उसका दर्शन होता है, प्लस वही शुक्र जिस टाइम पर आर्तव, अब देखिए जैसे गर्भ धारण हो गया तो आर्तव ने क्या किया, गर्भ को पोषण दिया प्लस स्तन्य का मतलब पोषण दिया स्तन्य को। बट अगर गर्भिणी स्टेज नहीं है तो उसके अलावा वो स्त्री में पोषण कैसे करेगा। तो जो हमारी शुक्र यानी कि जो सप्त धातु होती है वो वहां पर स्तन्य को नरिशमेंट, एक तरह से पोषण वहां पर प्रोवाइड करती है। क्योंकि देखिए कफ वहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों दोषों की जी अलग अलग बॉडी में प्रेजेंस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो मैम मैं जी, आपको जैसे ही आपने वो अभी शुक्र की बात करी, जी जी तो मुझे एक और बात याद आ गई यहाँ पे कि जो ऐसा बोलते हैं कि जो होमोसेक्सुअल रहते हैं जी आजकल, जी जो काफी अपॉर्चुनिटीज और जी जी कि जी हाँ लॉ ओह, वाइज भी उन्हें आचार्य सुश्रुत दे ने दिया ही है। तो बताया जी ये जी 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 बोला है कि अगर ऐसे अगर संतान उत्पन्न होती है तो वो निरस्थी होती है, उसमें अस्थि जी नहीं होती। संतान तो उत्पन्न होती है क्योंकि स्त्री में भी शुक्र की उपलब्धता बताई गई है, बताई बट गई उसमें है निरस्थी रही है, जी 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 निरस्थी संतान उत्पन्न होती है। जी तो जी जी ये यही सारी चीजें हैं। और एक और मुझे एक बात याद आ गई है, इससे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है आचार्य वाग्भट ने, कि जैसे जो पुष्प होता है तो उससे पहले वाली स्टेज क्या होती है, उसकी कली होती है, और हम्म उसके पुष्प के बाद वाली स्टेज क्या होती है, फल होती है। फल तो होती है ऐसे ही हम अभी मैं अवस्थाएं बता रही थी, तो जो पुष्प है वो हमारी मध्य अवस्था है यानी यौवन अवस्था है, और जो कली है वो हमारी बाल्यावस्था है, और जो हमारा फल है वो वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था है तो ऐसे ही जैसे कि जो पुष्प है उसमें फल विद्यमान है पर वो दिखता नहीं है, और जी हम अगर प्रयत्न करेंगे, अगर हम तोड़ देंगे पुष्प को तो भी वो दिखेगा नहीं। और जैसे लकड़ी है, लकड़ी में भी अग्नि विद्यमान है पर वो अग्नि दिखती नहीं है। वो काय की अपेक्षा करती है, वो काल और कर्म की अपेक्षा करती है। सही कर्म हुआ और सही काल हुआ तभी वो पुष्प फल में कन्वर्ट होगा, और वही जी जी लकड़ी काष्ठ जी अग्नि से प्रज्वलित होगी। तो वो कर्म और काल की अपेक्षा करते हैं सब चीज, इसलिए समय से पहले यानी प्यूबर्टी के पहले हमें जी जी मेंसेस नहीं होते, और वृद्धावस्था में भी हमें नहीं होते। जी तो एक नेचर जो में हमारी एज जो एक और चीज है, जो एक एज बताई गई है वो फीमेल में बताई गई है 12 to 50। ये हमारी प्यूबर्टी की मेन एज बताई गई है कि इतने टाइम तक हम सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। और जो मेल की बताई गई है वो बताई गई है 70 तक बताई गई है, और ये इसकी स्टार्टिंग एज है 16 से 17 और 12 से 50। ये हमारी जो पुष्प वाली अवस्था है वो टाइम वाली बताई गई है अवस्था है। जी 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 तो शुद्ध आर्तव के लक्षण के बारे में कुछ बात करेंगे मैम अब। ओके। तो शुद्ध आर्तव जैसे कि श्लोक बताया गया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया गया है कि शशास्त्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तद आर्तवम प्रशमम यान्ति वासो न विरंजयेत। इसका मतलब कि ये है कि जो शशक, शशक यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है शशक। शशक के समान हमारा जो रक्त होता है, वैसा हमारा जो मेंसेस के टाइम पे रजस्त्राव होता है, वो वैसा हमारा ब्लड निकलता है। आ गया आंसर, सही आंसर आ गया, यस रैबिट बिल्कुल, रैबिट। जी चलिए चूजा बहुत देर खरगोश हुई पर फाइनली आ गया, बिल्कुल सही जी बोला, रैबिट के समान ऐसी जी जी उपमा दे रखी है। और जो हमारा लाक्षा, लाक्षा रस जैसा रहता है, और जो रैबिट के समान रक्त है वैसा उसका वर्ण रहता है, मतलब जी रैबिट के जी जी समान वर्ण और हम्म लाक्षा की तरह रक्त।
और जो जी हमारा तीसरा एक और बताया कि जो वस्त्र है अगर उसमें लग जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लड तो वो धुलना चाहिए, जी अच्छे से उसमें दाग नहीं लगना चाहिए, जो शुद्ध पानी से अच्छे से धुलना चाहिए, उसमें दाग नहीं लगे तो वही एक शुद्ध आर्तव का लक्षण है। और आचार्य चरक ने ऐसा बोला है कि इसको 3 उपमाएं दे रखी हैं। जो पद्म रहता है, पद्म यानी कि जो गुलाब है, गुलाब नहीं, कमल, कमल। कमल, और जो गुंजा है उसके समान, और इंद्रगोप, इंद्रगोप इंद्रगुप्त बताएंगे के। क्या होता है? इंद्रगोप कमेंट सेक्शन में चलिए बताते रहेंगे। ये तो 3 चीजें, पद्म, इंद्रगोप और हमारा गुंजा, इन 3 चीजों से ऐसा कंपैरिजन किया गया है। और एक और चीज बोली गई है कि जो बहुत ज्यादा ब्राइट रेड कलर होता है, जो ब्रिक रेड होता है, वैसा नहीं होता है ब्लड। जो हल्का सा ईशत कृष्ण, जी कृष्ण कृष्ण वर्ण। आभा टाइप का होता है वो, मतलब ब्लैकिश टाइप होता है, वही शुद्ध आर्तव के लक्षण है। तो ऐसा ही जी जी सारे जी आचार्य भेल, योग रत्नाकर, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट सभी का कहना है। जी जी जी। तो अभी इसके ऋतुकाल के हिसाब से हम आहार विहार देखें, क्योंकि आहार विहार हर एक चीज का बेस है, तो आहार विहार को कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे आहार विहार एक स्त्री का होना चाहिए उस टाइम पर। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और ये बहुत कम लोगों को पता भी होती है। तो जी आहार विहार हम अगर बात करें तो वो हमारा कौन सा काल होता है, मैंने बताया था कि उसमें वात का, हमारा वात डोमिनेंट रहता है। जी और जो ऋतु काल है उसमें कफ, और ऋतु व्यतीत में पित्त। तो जो पित्त। वात है, हमें वात प्रकोपक आहार विहार नहीं करना है। जी यानी कि हमें शीतल जल और शीतल वायु और शीतल बिस्तर, यानी आजकल एसी, एसी वगैरह में ऐसे हमें नहीं सोना है। और जो बहुत ही मेन चीज है, ये हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो जी मैंने पहले भी बताया था कि जो इंटरकोर्स होता है वो मेंस्ट्रुअल टाइम पे नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो, अगर मेंस्ट्रुअल टाइम पे अगर हमने इंटरकोर्स करा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली ये 3 दिन का ही जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, वो होता है। तो अगर पहले दिन पे, आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान 14 में बताया है, तो अगर पहले दिन पे किया तो क्या होगा कि वो जो 9 महीने के बीतने के बाद जो प्रथम मास में ही शिशु की मृत्यु हो जाएगी। अगर जी दूसरे दिन किया तो क्या होगा, दूसरे महीने में किया तो वैसे ही 2 से 3 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तीसरे दिन किया तो क्या होगा, उसके अंग, जो अंग प्रत्यंग जो हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो उसका हस्बैंड है उसकी भी आयु कम होगी। तो जी जो मेंस्ट्रुअल टाइम पे इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ये सारे बातें बताई गई हैं। और जो मतलब मिनिमम 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको पता ही होगा ब्रह्मचर्य में क्या क्या आता है। और एक जी। और वर्ड है अजर्जर, अजर्जर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में अजर्जर क्या होता है? अजर्जर। मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता चलिए है ठीक क्योंकि है। इस ये टॉपिक इतना हाँ। वास्ट है कि हम इसको करते करते मेरे को लगता है इसी के बाद एक और लाइव लेना पड़ेगा। लंबा हो जाएगा ये। एग्जैक्टली exactly, बहुत ही हमें कन्फाइन करना पड़ेगा। और जी किसी को जी। पता भी नहीं है अर्ज अर्जर मतलब होता क्या है, तो मैं बता देती हूँ। यानी कि बिना टूटा हुआ पात्र। जी ठीक है, तो जो बिना टूट, ये बहुत ही, मैंने जब पढ़ा था मुझे भी पहले पता नहीं था। मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मैंने ये अच्छे से डीप स्टडी किया हुआ है। तो वही है कि हमें अजर्जर यानी बिना टूटे हुए पात्र में हमें भोजन करना है। और सबसे मेन चीज, हमें नहाना नहीं है, प्रक्षालन नहीं करना है किसी भी तरह से। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है, आचार्य चरक ने बोला है, वाग्भट ने भी बोला है कि हमें स्नान नहीं करना है 3 दिन पश्चात, मतलब कि रजस्त्राव मतलब होने के बाद हमें स्नान करना है। उसके बाद हमें श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, और मेल फीमेल दोनों को श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, पुष्प की माला पहननी है। और जो बहुत ही सटीक, जो टू द पॉइंट चीजें सुश्रुत ने कुछ बताई गई हैं कि हमें अंजन का प्रयोग नहीं करना है, जी नस्य का नहीं करना है, और ऊंचा ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है, यानी कि आजकल डीजे वगैरह में नहीं सुनना है, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा हंसना नहीं है।
दौड़ना नहीं है, कंघी नहीं करनी है, और जी नाखून नहीं काटने हैं, नेल्स और हेयर्स कटिंग नहीं करनी है, और दौड़ना नहीं है, परिश्रम नहीं करना है, और तेज वायु में ऐसे घूमना नहीं है, जो लेप अभ्यंग ये सारी चीजें हैं वो सब नहीं करनी है। तो और जो टीकाकार डल्हन है उन्होंने विशेष रूप से नस्य का बताया हुआ है कि नस्य नहीं करना है। तो वो उसका रीजन ये है कि जैसे अगर हमने नस्य कर लिया तो आगे जाके जो हमारी संतान उत्पन्न होगी उसमें मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। तो ये एक रीजन है। और मैंने बताया था कि जो इंटर कोर्स है वो मेनली किसने बताया, वो आचार्य भेल ने बताया है। और जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई, अगर ये कर लिया, मान लीजिए कि ये मेंसेस के टाइम पे कर लिया, तो कैसी संतान उत्पन्न होगी। अगर हम केश मतलब कि हम कंघी करते हैं तो क्या होगा, उस संतान के बाल नहीं होंगे। अगर हम अंजन लगाते हैं तो उसकी आंखों में विकृति हो जाएगी। और जी जी नस्य का मैंने बताया ही कि उसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, योनि जी व्यापद वगैरह काफी कुछ हो जी सकता जी है। जी जी अगर वो जी तेज मैम। आवाज में सुनती है तो वो शिशु क्या होगा, बाधिर्य होगा। जी और जैसे बहुत ही आचार्य भेल ने बताया है कि जैसे हम बैठते हैं और धरती को कुरेदते हैं तो क्या होता है, वो जो शिशु होता है वो अनेबल टू वॉक होता है, वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसके पैरों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जी 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 और जैसे वो नख काटती है तो उसके नख क्या कैसे हो जाते हैं, विकृत नख हो जाते हैं। अगर वो ज्यादा हंसती है बहुत जोर जोर से तो उसके दांत, तालु, जीवा, ओष्ठ ये सब हैं, ये श्याव वर्ण के हो जाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। और जी जी ये जी जो जितना भी दे रखा है ये हम बिल्कुल हाइपोथेटिकल नहीं बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है इसका। जी इस जी जी वजह से ही आचार्य ने बोला है। तो हमें बिना पूरी इसमें तर्क वितर्क किए, कि ज्यादा अपनी जी मानना समझदारी चाहिए दिए इसे मैम। मानना चाहिए। शास्त्र देखिए, जी शास्त्र हाँ। हम इसको शास्त्र की संज्ञा देते हैं। जैसे हम अपने शास्त्र मानते हैं ना कि हमने भगवत गीता, और हम इन सबको जितना आदर देते हैं, तो एक आयुर्वेदाचार्य के लिए उनकी संहिताएं उसी जगह पर होती हैं कि उसका एक एक शब्द जो आचार्यों ने बोला है वो बिल्कुल कटु सत्य हमें मानना चाहिए। मतलब अब देखिए जो उन्होंने विहार बताए हैं, हम खुद ही बात कर चुके हैं कि बल बिल्कुल क्षीण है, दोषों की अवस्था एकदम से चेंज हो रही है, क्योंकि एक पित्तज प्रकृति में पित्त का काल है, जिस टाइम पर ऋतु काल है, और जब जिस टाइम पर ऋतु काल आ रहा है उस टाइम पर वात प्रकोपित हो रही है। तो आप ये देखो कि वहां पर एकदम से दोषों का डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसी कारण आचार्य ने वहां पर इन चीजों को मेंशन किया है, क्योंकि अगर दोष की साम्य अवस्था नहीं होगी तो हम सब जानते हैं कि वो ही व्याधियों का कारण है, वही विकृति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि त्रिदोष हमारे बिल्कुल सबसे उपस्तंभ है कि मतलब उनके बिना कुछ नहीं होगा। जी तो मैम बिल्कुल इसके मैम। साथ जी जी इसके साथ हम डिसऑर्डर्स की अब बात कर लेते हैं थोड़े से, कि क्या क्या मतलब इसके ना होने से क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, या क्या क्या हमें डिसऑर्डर्स एक फीमेल में होते हैं। हाँ जी मैम, डिसऑर्डर्स इसमें बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है कोई भी वुमेन की, और पूरे मंथ ये डिपेंड करता है कि हमारा कैसा जाएगा मंथ, और कितना पेनफुल होगा कितना नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो हमारी परिचर्या है कि हमें क्या आहार विहार करना है क्या नहीं करना है, तो इसमें आहार विहार में एक चीज रह गई कि इसमें हमें शीर साधित जो यवागु है या ओदन है वो हमें लेना है, यव का प्रयोग करना है। और जो मैंने स्नान बताया था कि अगर स्नान कर लिया तो क्या होगा, तो जो बच्चा होगा वो दुखी रहेगा हमेशा। और जैसे अगर तेल का अभ्यंग कर लिया उसने तो उस शिशु को कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो ये भी जी जी एक जी चीजें हैं। और फिर जाति के हिसाब से भी एक चीज बताई गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर वैश्या। तो जो ये ऋतु काल है, ऋतु काल मैंने बताया था 5 से 12 दिन का होता है। जी तो जी जो जी ब्राह्मणों में बताया गया है वो 12 दिन का है, फिर क्षत्रिय में 11 दिन का बताया गया है, और जो फिर वैश्या हैं उनमें 10 दिन का, और जो अन्य जातियां हैं फिर जी उनमें जी 9 दिन का बताया गया है। तो जैसे कि हमारी जो विकृतियां हैं, विकृतियों में हमारी बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, जैसे कष्टार्तव, अनार्तव, असृग दर यानी कि जो
बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, अनार्तव यानी कि जो ओलिगोमेनोरिया जिससे कोरिलेट करते हैं, जी 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 हाइपोमेनोरिया और जी डिसमेनोरिया, ये सब हमारी कंडीशंस हैं, ये सारी आ जाती हैं। और जो हमारी अष्ट आर्तव विकृति जो हम आयुर्वेद में बात करें, तो एक तो ये वात, पित्त, कफ और कुणबगंधी, पूतिगंध, ग्रंथिभूत और क्षय और एक मल सदृश, तो ये हमारी जी अष्ट आर्तव विकृतियां हैं। और यही सारी विकृतियां आगे चलकर हमारे लिए बहुत योनि व्यापक को बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर देती हैं। जी जी जैसे जी कि अभी वात हुआ, तो वात में क्या होगा, वात में उसका लक्षण क्या है कि अरुण अरुण वर्ण का हमारे स्त्राव होता है। और उसमें एक चीज उपमा दे रखी है कि जम्बू फल सदृश, जो जामुन का फल है वैसा हमारी वर्ण होता है आर्तव का। जी जी और जी जो पित्त है उसको हमने जपा कुसुम के से कोरिलेट किया है पित्त को। उसमें क्या होता है, सॉरी, उसमें पूती गंध आती है, पित्त का पिक्यूलियर साइन है, पूती गंध आती है। और जो अब जी कफ है, कफ में क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा स्निग्ध पिच्छिल और अ, अ, जो थिक होगा वैसा श्राव ब्लड होगा। आएगा। और जो जो कुणब ग्रंथि और ये पूती क्षय मल सदृश है, ये ही मेन चीज तो वात पित्त कफ ही है, इनका पता चल गया। और जी इनके जी ही जी मिश्रण के रूप में हम्म ये सारी चीजें होती हैं। तो जी अब जी एक कंडीशन आ जाती है कि ए मेनोरिया। अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर मैं कुछ बताऊं मॉडर्न का ए मेनोरिया में, तो फिर या फिर आगे आयुर्वेद में बढ़ते हैं, या फिर ए मेनोरिया अगर थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो, क्योंकि जो ए मेनोरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें ही काफी सारी चीजें आ जाती हैं जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आती है कि जी जी ड्यूरिंग जी प्रेगनेंसी और ये वो। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जल्दी से कि जानना है ए मेनोरिया, या फिर हम आगे बढ़े। हम सब आ रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ठीक है, चलिए, 5-6 थम्स अप आ गए, तो ठीक है मैं बता देती हूँ फिर। जो हमारा ए मेनोरिया है, ए यानी कि एब्सेंस और मेनोरिया यानी कि ब्लीडिंग, जो हमारी एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले हम कोई भी पैथोलॉजी जानने से पहले हमें उसकी फिजियोलॉजी पता चलनी चाहिए, मतलब हमें फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसमें पैथोलॉजी है क्या। जी तो जी जी जो हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसे हम 5 क्राइटेरिया से हम डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल के लिए 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्रोमोसोम उसका सही होना चाहिए, यानी कि 46XX उसका क्रोमोसोम होना चाहिए। कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। तो क्रोमोसोमल सबसे पहले हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था HPO एक्सेस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, ठीक है, ये उसका सही होना चाहिए। 2 हो गए। उसका जो आउटफ्लो है वो सही होना चाहिए, यानी कि एंडोमेट्रियम, सर्विक्स और वेजाइना। और फिर ये जो आउटफ्लो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी। उसमें माल फॉर्मेशन को, और फिर क्या है चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई हार्मोन आ रहा है तो उसमें असर ही नहीं हो रहा, इररिस्पॉन्सिबल है वो, ठीक है। जी 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 और हमारी लास्ट क्या हो गई कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, वो नॉर्मल होनी चाहिए। 5 चीजें कौन कौन सी होगी? फर्स्ट है कि क्रोमोसोम, सेकंड है हमारा HPO एक्सिस, थर्ड है आउटफ्लो, फोर्थ है रिस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम, और जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा एड्रीनल ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। ये 5 चीजें नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं चीजों से नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है। तो अब हम डिवाइड देखते हैं एक बार कि ए मेनोरिया मतलब कि 2 चीजों में डिवाइड किया गया है, एक तो फिजियोलॉजी, एक पैथोलॉजी। तो अब फिजियोलॉजी मतलब कि कब कब हमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं और वो नॉर्मल है, मतलब वो कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। तो पहली स्टेज आ गई इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब कि
बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले हमें मेंसेस नहीं होते, तो वो भी नॉर्मली है ना, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। और जो हमारी अब सेकंड चीज आती है फिजियोलॉजी में ही, वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं होता। हमने इसका आयुर्वेद व्यू देखा, क्यों नहीं होता, आर्तव हस्त्रोतस अवरोध हो जाते हैं। और ड्यूरिंग लैक्टेशन वो भी हमने देख लिया कि प्रोलैक्टिन के कारण नहीं होता है, हाइपो एस्ट्रोजेनिक कंडीशन हो जाती है। आई होप सबको समझ आया होगा। और ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी, ठीक है। और अब हमारा आता है पैथोलॉजी। तो कौन कौन से कारण हैं जब हमें पता लगना चाहिए कि हाँ अब तो पैथोलॉजी है और अब ये इसमें ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है कंसील्ड और रियल, दो चीजें हैं। कंसील्ड यानी कि छुपा हुआ, इसका हिंदी अर्थ देखें तो छुपा हुआ। और तो कंसील्ड में क्या आता है, एक तो कॉन्जेनाइटल और एक एक्वायर्ड। तो कॉन्जेनाइटल क्या होता है कि बचपन से ही उसे कोई आउटफ्लो में प्रॉब्लम है। कॉन्जेनाइटल जैसे कि वेजाइना ही नहीं है उसकी, तो आउटफ्लो कैसे होगा। और इम्परफोरेटेड हाइमन है, हाइमन में परफोरेशन ही नहीं है, मतलब कि बंद है हाइमन, तो कैसे होगा। और सेप्टम है कोई, सेप्टम यानी कि कोई बीच में दरवाजा आ गया वेजाइना के बीच में, तो कैसे होगा। तो इसमें ये हमारा हो गया कॉन्जेनाइटल। अब है हमारा नेक्स्ट एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि हम इम्यूनिटी में भी पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसमें भी है एक्वायर्ड यानी कि खुद के बलबूते पे, खुद की गलती से। तो इसमें खुद की गलती तो होगी नहीं, इसमें डॉक्टर की गलती होगी। जी। तो डॉक्टर की गलती से कि ऐसा ले सकते हैं कि डीप जो स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स हो जाता है, तो उसमें डीप एम्प्यूटेशन करते हैं। तो बहुत ज्यादा डीप हो गए वो एम्प्यूटेशन, जब रेडियल स्ट्रोक लेते हैं तो डीप एम्पुटेशन करते हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा डीप हो गए तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये कारण हो गया, ये हमारा फिजियोलॉजी पैथोलॉजी। इसमें कंसील्ड देखा, अभी हमने रियल, रियल बचा हुआ है। रियल मतलब कि जी उसकी एज है 12, 12 में मतलब एट द एज ऑफ 12 शी शुड ब्लीड, मतलब कि उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होने चाहिए, और वो जी हो ही नहीं रहे हैं। वो कब हो रहे हैं, वो एट द एज ऑफ 16 हो रहे हैं या 20 हो रहे हैं। उसे आजकल हो रहा है कि लेट हो रहा है, किसी किसी को जल्दी हो रहा है, तो जी वो जी एक रियल में आ जाता है। जी और इसमें ये भी आ जाता है कि प्री मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, POF, यानी कि उसके फॉलिकल ही खत्म हो गए हैं। जी जैसे एट द एज ऑफ 25 उसके फॉलिकल खत्म हो गए हैं, जब फॉलिकल ही नहीं बचे तो कितना भी आप ऊपर से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे दें, जब फॉलिकल ही नहीं है तो मैच्योरेशन किसका होगा और निकलेगा क्या, मतलब जी जी ओ, जी ओवम कौन क्या निकलेगा। तो एक ये भी है। और इसी में PCOD भी आ जाता है कि PCOD भी है कि पहले नॉर्मल हो रहा था, अब कोई जी 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 एबनॉर्मेलिटी आ गई। तो और एक और काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। कभी अलग से एमेनोरिया या डिस्मेनोरिया पे अच्छा सेशन लेंगे, जी जी डिस्कस जी करेंगे बाद में, क्योंकि काफी बड़े टॉपिक हैं ये। जी मैम क्योंकि अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि शारीरिक स्थान में जो उन्होंने बताया है कि अगर मतलब लेट होना मेंसेस या पहले होना, इट डिपेंड्स ऑन कि उसका देश क्या है। जैसे कि जो कि उष्ण देश के प्रदेश में स्त्री रहती है उसको जल्दी होने के चांसेस होते हैं, जो शीत प्रदेश में रहते हैं उनको थोड़ा लेट होने के चांसेस होते हैं। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंस है वो एक आहार और विहार की, एक स्त्री के जो पूरी बॉडी बनाई गई है उसके ऊपर आहार विहार का बहुत बड़ा रोल है। कोई स्त्री बहुत उष्ण आहार का बचपन से सेवन करती है, खट्टा अम्ल ज्यादा खाती है, तो उसको जी जल्दी ज्यादा से जल्दी ये सब चीजें होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा ये भी डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं। तो वो ये सब चीजें देखकर ही उन्होंने डिसाइड किया है कि कोई 12 साल बोलता है, कोई 13 साल बताता है, कोई 16 साल से इन सब की स्टार्टिंग बताता है। तो ये इसीलिए जी डिपेंड करता बिल्कुल है। मैम। जी और दोषों जैसे के जी हाँ दोषों के हिसाब जी हिसाब से ही जो आपने जैसे कस्तार्तव नस्तार्तव बताया है। क्योंकि देखिए जो एंडोमेट्रियम यहाँ पर बताई जाती है वो क्या होता है कि जी सर डाइट, डाइट ऑल्सो। तो अब यहाँ पर देखिए जितना भी एंडोमेट्रियम जो बताया गया है वो बेसिकली क्या होती है, श्लेष्म कलाएं हैं।
तो जो श्लेष्म कला होती है वो कफ पर होती है। अगर मैं यहाँ पर ओस्ट्रिन एस्ट्रोजन की बात करूँ, जिसको ओस्ट्रिन और प्रोजेस्टिन की मैं बात करूँ, तो अगर गर्भ अवस्था धारण नहीं हो रही है तो वहां पर क्या ओस्ट्रिन क्या काम करेगा कि उस श्लेष्म कला का स्राव करा देगा, तो हमें आर्तव यानी कि आर्तव दर्शन हो जाएगा। और अगर वहां पर हमारा गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो जो प्रोजेस्टिन है वो मतलब सॉरी, वहां पर अगर कंसीव हो जाता है तो जो प्रोजेस्टिन है वो वहां पर गर्भ धारण करा देगा। तो ये सब अगर हम इसको पित्त से भी कोरिलेट करें तो ये हमारी स्टेजेस ऐसे एक फीमेल बॉडी में चलती हैं। तो दोषों का आहार विहार का बहुत बड़ा रोल है स्त्री में। तो बाकी मैम जी मैम, मुझे तो लगता है बिल्कुल। कि जो हमारे ये डिस्मेनोरिया वगैरह है बहुत डीप टॉपिक है, ये भी अगर हम बात करें तो बहुत लंबा जाएगा। तो उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं मैम कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। ये हाँ जी, बिल्कुल मैम। एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी से कि व्यंजन आदि चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका आंसर मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ। अगर आपने सेशन सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्यंजन आदि इंग्लिश कोरिलेशन। तो सॉरी सॉरी, हाँ। इट्स ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पता नहीं है, तो मैं भी बता देती हूँ। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन आदि चिन्ह। जैसे जी जी। कि प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, थैलार्क, एड्रीनार्क और मेनार्क। मैंने ये 3 चीजें होती हैं। मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर और स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस। तो ये सारी चीजें आचार्यों ने भी बताई हैं। और जो इसका प्रमाण है, प्रमाण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न का तो हमें पता ही रहता है, जो हमारा आयुर्वेद का है वो चतवारी अंजलि, मतलब 4 अंजलि बताया गया है इसका प्रमाण। और जो इसका स्वरूप है वो आग्नेय है बताया गया है, कि जो हमारा रक्त है वो गर्भाशय को प्राप्त होकर बाहर के मार्ग से निकलता है। तो इसका स्वरूप और प्रमाण दोनों हो गया है। जी जी जी। ठीक है। क्वेश्चंस। और मेनोपॉज और ये जी सब जी बहुत वास्ट टॉपिक है, जी जी। इनके बारे आपको में सेशन जरूर से, डिस्कस करेंगे। जी जी, सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। जी, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है तो वो हम्म। कॉन्जेनाइटल में आएगा क्या। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने एक चीज मैं मेरी रह गई बताने की, कि जैसे मैंने कॉन्जेनाइटल बताया था आपको, ठीक है। कॉन्जेनाइटल में क्या था कि उसको सेप्टम आ गया, इम्परफोरेटेड हाइमन आ गया। इन सब का मैंने ट्रीटमेंट कुछ नहीं बताया है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। और कभी मौका मिला तो फिर से डिस्कस करेंगे। जी तो जी जी। जैसे अगर ब्लड भर गया हमारे, ये हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं पर फिर भी हमें सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। जैसे कि हमारा अगर यूट्रस में ब्लड भर गया, जैसे सेप्टम है, और फिर कहाँ भर सकता है, एक तो वेजाइना में भर सकता है, यूट्रस में भर सकता है, और हमारे फेलोपियन ट्यूब में भर सकता है। तो अगर हमारे वेजाइना में भर गया ब्लड तो उसे कहते हैं हिमेटोकॉल्पस। और अगर यूट्रस में भर गया तो हिमेटोमेट्रा और हिमेटोसाल्पिंज। अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लड भर गया तो उसे हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। और हिमेटो, आई होप सबको समझ आ गया होगा। जी जी जी। accumulation of blood in vagina, uterus and fallopian tube, ये सारी कंडीशन है। और जी, पोस्ट मेनोपॉजल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा वो जो लेडी रहती है वो बहुत ज्यादा अकेला फील करती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन उसे आने लगता है। और मतलब बहुत ज्यादा वो बहुत एग्जाइटी होने लगती है उसको बहुत ज्यादा। तो उसको हमें कोशिश करना है कि खुश रहें। और बहुत सारे लोग हार्मोनल थेरेपी भी लेते हैं आजकल, जी कि जी जी। हम झुर्रियाँ ना पड़े और हमारे बोन्स अच्छी रहें। और बहुत सारी पिक्यूलियर साइंस होते हैं कि अर्थराइटिस,
कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जी साइटिका और ये बहुत सारे वात रक्त जी रक्त ये बहुत सारे विकार होने लगते हैं। तो जी 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 हार्मोनल थेरेपी में बताना चाहूंगी बहुत ज्यादा मैं इसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 स्टडी पढ़ी है कि इससे सीए होने के चांसेस है, यानी कि कैंसरस होती है। तो जो भी हमारी फिजियोलॉजी है, हमें उससे, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है, तो हमें उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जी जैसा जी जो जी जा रहा है वैसा हमें करना चाहिए। तो हमें हार्मोनल थेरेपी आजकल लेते हैं, जो डाउन सिंड्रोम के लोग हैं वो सब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की पिल्स लेते हैं, और जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह तो यूज मैम करते हैं। जी 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 क्योंकि मैम वो लोग मॉडर्न में जाते हैं ना, तो मॉडर्न वालों को सिर्फ वहां पर वो हार्मोन के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं उस चीज को। तो वो अपने अकॉर्डिंग से थेरेपी एग्जैक्टली लेते हैं। अगर वो आयुर्वेद किसी आयुर्वेद वैद्य के पास जाएं तो उन्हें तब पता चलेगा कि दोषास का जो इम्बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें मैनेज करनी होती हैं। और आयुर्वेदिक वैद्य उसी पर काम करते हैं और वो सही भी होते हैं। तो मैं तो यही बिल्कुल। बोलूंगी कि अगर हम डायरेक्टली हार्मोन की चीजें अवॉइड करें, क्योंकि पीसीओडी में बेसिकली देखा जाता है कि सिर्फ वहां पर जितना भी हार्मोनल टैबलेट्स ही उनकी लगा देते हैं, वो कभी भी मतलब ट्रीट नहीं करते हैं, उसको सिर्फ सप्रेस करते हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो पीसीओडी प्रोजेस्टेरॉन। यस। जी 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 वहां पर वो हार्मोनल की ही पूरा ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर वो वही चीज आयुर्वेदा की फॉलो करता है तो पीसीओडी जैसी कंडीशन भी परमानेंटली ठीक हो जाती है आयुर्वेदा से। जी जो जी वाइट बिल्कुल डिस्चार्ज यहाँ मैम, पर बिल्कुल क्वेश्चन सही मैम, किया। जी 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 क्वेश्चन जो आया है जी प्रदर वाली वो कंडीशन होती है। और मैडम आपने हाँ जी। यस, पीसीओडी के मैंने 3-4 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो पीसीओडी का हम एक नया सेशन लेंगे, नया डिस्कशन लेंगे। फिर भी मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि पीसीओडी मतलब होता क्या है। इसमें मेनली इसमें 3 चीजें मेन होती हैं कि सबसे पहले एमेनोरिया होगा, और ये ओबेसिटी के कारण ये भी एक कोरिलेशन है। और एकेंथोसिस नाइग्रेंस, ये अ, ये भी एक पिक्यूलियर साइन है, यानी कि जो नेक है, टेप ऑफ नेक है, और नेप जी ऑफ नेक है, उसमें हमारा ब्लैकिश ब्लैकिश जैसा होने लगता है। और अंडर ऑफ थाई और क्रीसेस में ब्लैकिश होने लगता है, मतलब थिकी जी विस्कस थिकी लेयर होने लगती है, वेलवेटी जी जी लेयर जी जिसे कहते हैं। और हमारी पॉलिसिस्टिक फॉलिकल्स आ जाते हैं, उसे बोलते हैं नेकलेस पैटर्न बोलते हैं फॉलिकल्स का। जो फॉलिकल्स हैं वो नेकलेस पैटर्न में ऐसे दिखते हैं। अगर हम यूएसजी देखते हैं ओवरी की, तो उसमें बिल्कुल ऐसे नेकलेस गोल से पैटर्न में हमारे जी फॉलिकल्स जी जी दिखते हैं। तो ये बहुत पिक्यूलियर साइन है पीसीओडी जी की। और हिरसुटिज्म यानी फेशियल हेयर, जी और जी बहुत जी सारे एंड्रोजन हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन होती है मेनली ये पीसीओडी। तो जितने भी हमारे मेल कैरेक्टर हॉर्शनेस ऑफ वॉइस, ये सब जी होने लगता है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली पीसीओडी तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जी 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 और मैम जैसे हमने इसीलिए थोड़े इसीलिए इसमें योग नहीं रखे हैं, क्योंकि योग का आयुर्वेद वालों के पास सागर है कि एक स्त्री के लिए एग्जैक्टली सागर है। एग्जैक्टली एक वैद्य के लिए वही इतने जितने सेशंस हुए सब में एक ही चीज आई है, युक्ति। अगर युक्ति अनुसार जी सब पे डिपेंड करता है वो क्या करना है। मैम एक क्वेश्चन यहाँ पर है वैसे ना अभी, कि अस्थि का ही बोन से कोरिलेशन किया, अस्थि उसी को मानते हैं कि हाँ जी अस्थि उसको ही बोलते हैं और अस्थि वात का स्थान है। अगर आप देखोगे तो, और जब वृद्ध अवस्था आती है तो वहां पर भी वात की डोमिनेंसी रहती है। तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स देखोगे कि वो चाहे कैल्शियम से रिलेटेड हैं या फिर जो बोन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन जो क्रिएट होती है वृद्ध अवस्था में, वो उसी के कारण होती है कि वात वृद्धि बढ़ जाती है और वहां पर ये सब प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है। तो जी मैम, मैं बहुत सारे देख रही हूँ इसमें सब ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। तो जी 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 ट्रीटमेंट जी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम अभ्यंतर और बाह्य बाह्य दोनों अभ्यंतर। तरीके से हम दे सकते जी हैं। और और मैम मैं इसमें इसमें यापना एक चीज बस्ती, जी 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 जीवन इत्यादि। हाँ, इसमें मैं एक यापना चीज बस्ती। जी हाँ जी जी जी। एक आयुर्गंगे पेज और इंडी आयुर्वेदा यानी कि मेरे पेज का हमारा एक सेशन हुआ था जो हमने अभ्रक के ऊपर लिया था। और आरोग्य वर्धनी का भी उसमें डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ है। तो अगर इफ आपको लगता है कि अभी के लिए आपको कुछ देखना है तो आप वो सेशन भी जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि जो सेशन जी चल रहे हैं बिल्कुल। आयुर यूथ सेशन में ही चल रहे हैं जिसमें हमारे 6 पेजेस कनेक्टेड हैं। तो एक तो मैम का पेज है हाँ, नर्मदे आयुर्वेदा आयुर्वेद और नॉलेज ब्लॉग, जी इंडी आयुर्गंगे, आयुर्वेदा जी आयुर ज्योति, और वर्ल्ड इंडी ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। वर्ल्ड ऑफ जी, आयुर्वेदा। वर्ल्ड तो ऑफ अगर आयुर्वेदा, जी आयुर्वेद जी जी पंचतत्व।
हाँ जी जी जी। जी तो आपको अगर कोई भी सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लगता है कि हम अभी नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो आप किसी भी पेज पर अपनी क्वेरी दे सकते हैं, या फिर इसमें भी कमेंट बॉक्स में जब हम लाइव शेयर कर देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको क्वेरी है, तो वहां पर आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो मैम जी। जी, बाकी कोई क्वेश्चन ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है अभी यहाँ पर ना, क्वेश्चन कोई भी। हाँ जी, तो फिर भी मैं एक आध योग बता देती हूँ। जी 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 जी। मैं देख पा रही हूँ तो उसमें जैसे हमें पता ही है, पुष्यानुक चूर्ण जो है, जी और शतपुष्पा घृत, शतपुष्पा कल्प, और शतावरी कल्प, बृहद शतावरी। शतावरी कल्प, और जीवंत्यादि बस्ती, अनुवासन बस्ती, सहचरादि, यापना बस्ती, जी जी जी। रसायन, वाजीकरण, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सागर है सारी। जैसा कि मैम ने बताया। और जी जितने जी भी जी। हमारे क्वेश्चंस हैं पिछले, अगर छूट भी गए हैं तो मैंने मैम ने बताया ही, हमारे 5 चैनल है, आयुर्गंगे, आयुर्ज्योति, आयुर्वेद नॉलेज ब्लॉग, इंडिया आयुर्वेद, और अब पंचतत्व आयुर्वेद आयुर्वेद। पंचतत्व। हाँ, जी, ये आयुर्वेदा इन सब नॉलेज में ब्लॉग। ये हमारे पेजेस हैं। तो ये जी जी सब जी। आप आयुरम अपना। 11, यस, तो आप इन सब में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो। जी जी जी। फिर मैम एंड करते हैं फिर, जी मैम, आई एंड होप, करता हूँ। ओके है मैम। ना। जी, जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी जी, और आई होप जय आप लोगों आयुर्वेद को जय धन्वंतरी। सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि फीमेल्स तो हमारे यहाँ पहले ही आई है। फर्स्ट टाइम सेशन हुआ है, तो आई होप अच्छा हुआ होगा। हाँ, फीमेल का बहुत इंटरेक्शन मैंने देखा, काफी ज्यादा जी जी सपोर्ट मिला है यहाँ पे फीमेल जी से। जी जी, फीमेल्स का। तो जी साथ बने रहिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा सेशन। जी जी जी, ये मैम शतावरी। के पेज में हमें इंडिया आयुर्वेद में दिखेगा मैम, जी जी, शतावरी का लाइव। यहाँ पर आया है, हाँ जी, शतावरी का यूज वहां पर कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो जी, चलिए मैम, जी मैम। आफ्टर डिलीवरी, यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ, वही तो है।